प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1, दयाराम साहनी, 2, जे फ्लीट, 3, चार्ल्स मैसन, 4, राखालदास बनर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1, दयाराम साहनी। जी हाँ, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी में स्थित थी और यह मान्यता है कि सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का नेतृत्व किया। तभी से हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व के इतिहास की प्रमुख खोजों में से एक है। भूमिगत जल निकासी प्रणाली ने सिंधु घाटी सभ्यता को अद्वितीय बना दिया। सिंधु घाटी की खुदाई में कई प्राचीन नगरों का पता चला। इन शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनवेरीवाला, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी शामिल थे। इस खोज ने प्राचीन सिंधु घाटी की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रश्न 2, एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास कर शरीर छोड़ने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1, महावीर, 2, अशोक, 3, चंद्रगुप्त मौर्य, 4, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3, चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। वह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने उपमहाद्वीप के युद्धरत राज्यों को एक शक्तिशाली साम्राज्य में एकजुट किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, लेकिन वे सत्ता में आए और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। चंद्रगुप्त ने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और अपने बेटे बिंदुसार को राजगद्दी सौंपने के बाद एक जैन साधु बन गए। जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त ने सल्लेखन किया, जिसका मतलब होता है जीवन के अंत के करीब सभी खाद्य पदार्थों को औपचारिक रूप से त्यागने का कार्य। प्रश्न 3, तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1, मोहम्मद गोरी और भीम, 2, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, 3, घुरीद और अजयपाल, 4, पृथ्वीराज चौहान और अजयपाल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। जी हाँ, सन 1191 में मोहम्मद गोरी ने अपनी घुरीद सेना के साथ तराई पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत संघ को तराई की पहली लड़ाई में हराया। उस समय की तराई को अब आधुनिक भारत का तरावड़ी कहा जाता है, जो कि हरियाणा में है। राजपूतों ने लड़ाई जीत ली, लेकिन मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया। प्रश्न 4, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र कराया? आपके ऑप्शंस हैं 1, मुर्शीद कुली खान, 2, हाजी शफी, 3, सरफराज खान, 4, मीर कासिम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1, मुर्शीद कुली खान। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में बंगाल ने अंततः मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में मुगल शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। वह बंगाल राज्य के संस्थापक थे। मुर्शीद कुली खान ने 1717 से 1727 तक बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया, जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला और मीर कासिम दीवान थे। मुर्शीद कुली खान और उनके उत्तराधिकारी नवाबों ने स्वतंत्र शासकों के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन किया। हालांकि उन्होंने मुगल सम्राट को मासिक श्रद्धांजलि देना जारी रखा। प्रश्न 5, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था? 1, 1883 ईस्वी में, 2, 1856 ईस्वी में, 3, 1833 ईस्वी में, 4, 1860 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2, 1856 ईस्वी में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हिंदू संस्कृति में लंबे समय से विधवाओं के पुनर्विवाह की मनाही थी, जिनमें बाल और किशोर विधवाएं भी शामिल थीं। लेकिन समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निरंतर प्रयासों के कारण हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम को 16 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया, जिसे अधिनियम 1856 के रूप में भी जाना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी शासित
सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने इसे तैयार किया और लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले इसे मंजूरी दे दी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के बाद यह पहला महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों में से एक था। प्रश्न 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 1847 ईस्वी के बाद, 2. 1933 ईस्वी के बाद, 3. 1858 ईस्वी के बाद, 4. 1799 ईस्वी के बाद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3. 1858 के बाद। जी हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों की एकजुटता से ब्रिटिश राज डरा हुआ था। वे जानते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्चस्व बनाए रखने की उनकी महत्वाकांक्षा कठिन होगी यदि कई समूहों के बीच यह एकजुटता बनी रही। अतः उन्होंने 1858 में डिवाइड एंड रूल प्रोग्राम को लागू किया। भारतीय आबादी को धर्म के आधार पर गुटों में विभाजित किया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। भारत में अपने औपनिवेशिक प्रभुत्व के दौरान अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल रणनीति का इस्तेमाल किया। यह दृष्टिकोण भारतीयों को अलग रखने के लिए लागू किया गया था ताकि उन पर अधिक आसानी से बांटो और राज करो के सिद्धांत को अपनाया। प्रश्न 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 5 साल, 2. 7 साल, 3. 1 साल, 4. 9 साल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2. 7 साल। जी हाँ, अंग्रेजी नागरिक युद्ध 1642 से 1651 तक 7 वर्षों तक चला। परंपरा इस अवधि के दौरान युद्ध को 3 युद्धों में विभाजित करती है। पहला युद्ध 1642 और 1646 के बीच, दूसरा 1648 में और तीसरा 1650 और 1651 के बीच हुआ। अंग्रेजी नागरिक युद्ध, जिसे महान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, चार्ल्स शाही अनुयायियों और चार्ल्स के साम्राज्य में विरोधी समूहों के बीच लड़ा गया था, जिसमें आयरलैंड में कॉन्फेडरेट्स, स्कॉटलैंड में कन्वेंटर्स और इंग्लैंड में सांसद शामिल थे। प्रश्न 8, आर्य भारत में कहां से आए? आपके ऑप्शंस हैं: 1. पश्चिम एशिया, 2. पूर्वी एशिया, 3. मध्य एशिया, 4. दक्षिण एशिया। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3. मध्य एशिया से। जी हाँ, मध्य एशिया वह जगह है जहाँ से आर्य आए थे। आर्य 1500 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए। कहा जाता है कि कैस्पियन सागर आर्यों की मातृभूमि थी। वहाँ से वे यूरोप के स्थानों में चले गए। लोगों का कहना है कि आर्यों के 2 समूह भारत और फारस चले गए। भारत में आने वाले समूह को इंडो आर्यन कहा जाता है। आर्य किसान थे जो कभी कभी घूमते थे। 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए। मध्य एशिया के खाना बदोश चरवाहों के एक बड़े समूह ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से मिले। प्रश्न 9, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. अकबर और हेमू, 2. अकबर और मिर्जा हकीम, 3. हुमायूं और बैरम खान, 4. अकबर और वाघम खान। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1. अकबर और हेमू। जी हाँ, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, उसने दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन किया। मुगल शासक तारदी बेग खान पर विजय प्राप्त करने के बाद हेमू ने पुराना किला में आयोजित एक राज्याभिषेक में खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित किया। चूँकि अकबर शासन करने के लिए बहुत छोटा था, बैरम खान को उसके संरक्षक के रूप में चुना गया था। बैरम खान अपनी हार के बाद दिल्ली और आगरा को पुनः प्राप्त करने के लिए चला गया। पानीपत में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। हेमू के पास एक मजबूत सेना होने के बावजूद मुगलों ने एक निर्णायक जीत हासिल की। हेमू को तीर मार दिया गया। अपने कप्तान के पकड़े जाने के बाद हेमू के सैनिक भाग गए। प्रश्न 10, मोहम्मद घोरी कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. अफगानिस्तान, 2. इराक, 3. फारस, 4. तुर्की। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1. अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंत में अफगान साम्राज्य के शासक
मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध और पंजाब के प्रांतों पर अधिकार कर लिया। जैसे ही उसने भारतीय क्षेत्र में और प्रगति की, दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने उसे एक लड़ाई में कुचल दिया। दूसरी ओर मोहम्मद मौत की सजा से बच गए। अगले वर्ष मोहम्मद भारत लौट आए और पृथ्वीराज को जीत लिया। मोहम्मद ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का आदेश दिया। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान लौटने पर उसने अधिग्रहित भूमि अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। दिल्ली के सुल्तान के रूप में ऐबक ने सत्ता संभाली। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।